नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज से मैं आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं एचपीएससी के लिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, ठीक है। ये स्पेशली जो एचसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को, तो उसके लिए स्पेशली ये मैंने स्टार्ट किए हैं। आपका क्या जो है इस पे रिएक्शन रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं इसको रेगुलर रखूं या आपको किस प्रकार से आपको करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हो। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं तुरंत डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसकी आप प्रैक्टिस करें और साथ में इसके आंसर टिक करके उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लखनऊ अधिवेशन 1936 और रामगढ़ अधिवेशन 1940। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो गठन है वो आप सब जानते हैं 1885 में हुआ था, ठीक है। A.O. हयूम नाम के अंग्रेज अधिकारी ने किया था। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी भी बोलते हैं उनको। अब जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी सर्वप्रथम, वो की थी लाहौर अधिवेशन 1929 की, ठीक है। तो इसमें ए आपका राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। मतलब उनको जो है जो भारत में जो ईसाई रह रहे थे उनका प्रतिनिधित्व किसने किया था। सिस्टम क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन की बात करूं, गोलमेज मतलब एक गोल मेज लंदन के अंदर जिसके चारों तरफ लोग बैठ के जिन्होंने डिस्कस किया। अब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ। पहला जो गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वो 22 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक चला था, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। पहले गोलमेज सम्मेलन में बात करें तो इसका उद्घाटन है वो जॉर्ज पंचम ने किया था। अब ये हुआ क्यों था गोलमेज सम्मेलन, कुछ हम भारत में ऐसे ऐसे मुद्दे और जो मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उस कारण से जो इसकी ज़रूरत पड़ी कि वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, लोग आंदोलन कर रहे थे। तो लॉर्ड इरविन ने जो है वहाँ पे जो वहाँ प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उनको कहा कि इन सभी को बुलाकर एक आप मीटिंग कर लीजिए। तो उस मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन कांग्रेस इसमें नहीं गई थी। तो अलग अलग प्रतिनिधि गए थे, मुस्लिम के लिए अलग गए थे, ईसाइयों के लिए अलग गए थे। तो जो केटी पोल हैं, ठीक है, डी आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये ईसाइयों का प्रतिनिधित्व इसने किया था, ठीक है। डी इसमें राइट होगा, ठीक है। राव बहादुर श्रीनिवास, अकबर हैदरी, AP पेट्रो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, लेकिन राइट आंसर होगा केटी पॉल, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, इससे थोड़ी बात, एक दो बातें और। गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था अक्टूबर 1931 में, उसमें भाग लिया था, लेकिन उसका कोई मतलब एक हल नहीं निकला था। गांधी जी वापस वैसे ही लौट आए थे। और तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीसरा, ठीक है, उसका विरोध किया था कांग्रेस ने, ठीक है। चलो इसके बारे में आप पूरी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। पंजाब, असम, बंगाल या बिहार। तो ये किसने रखी थी, पंजाब ने, ठीक है, पंजाब ने। अभी कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पे क्या है, CM हैं, और राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर, जो चंडीगढ़ का लेखा जोखा भी वही देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं। मतलब जो हड़प्पा काल की संस्कृति की, कल्चर की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो किसकी है, मिट्टी की है, पक्की मिट्टी की, प्रकाशित वस्तु से, या अकीक से बनी है, या सेलखड़ी से। तो ये तो इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, सेलखड़ी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। ऑप्शन 1 आपको वाराणसी मिल गया, ठीक है।
चलिए, एक आपने वाराणसी देख लिया ऑप्शन, एक कौसंबी है, एक गिरिब्रिज है, एक चंपा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। तो वो कहाँ से थे, अब दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जैन तीर्थकर की बात है। तो जैन तीर्थकर जो इनकी हम बात करें जैन धर्म की, तो इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, ऋषभ देव ने। ठीक है, ऋषभ देव ने इसकी शुरुआत की और लास्ट तक 24 तीर्थकर हुए। लास्ट थे महावीर स्वामी जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अब ये जो थे पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, जो बीच वाले हैं वो इतने फेमस नहीं हैं। तो वाराणसी से जो है संबंधित थे। वाराणसी को घंटियों का शहर भी कहते हैं, यूपी में पड़ता है। सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, चलिए समझ आ रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? इक्वल जो है उसको एक महत्व देना। अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, भगवत गीता या मीमांसा। ठीक है, इन सब का आपको अच्छे से इनके बारे में जानकारी। अद्वैत वेदांत किसने लिखा था, विशिष्ट द्वैत वेदांत किसने, भगवत गीता, मीमांसा जैमिनी आएगा। तो इनको करना है। तो राइट, जो जन्म कर्म भक्ति को समान महत्व देती है भगवत गीता, भगवत गीता राइट। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? खिजर खान, याकूत खान, उदम खान या बहाउद्दीन? तो राइट आंसर होगा बहाउद्दीन। पूछा जा सकता है बलबन का वास्तविक नाम। ठीक है, चलिए, और मैंने आप सबको ये भी बताया था कि कितने कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको स्किप बिल्कुल ना करें, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें कि कितने कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? बैरम खां। ठीक है, तो ये तो अकबर का संरक्षक था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में हुई थी, तो बैरम खां उसी की तरफ से लड़ा था। अकबर और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी। हेमू रेवाड़ी का शासक था, तो जिसमें अकबर जीता था, लेकिन युद्ध बैरम खां ने लड़ा था। खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। सैयद वंश की बात हो रही है तो खिजर खां इज द राइट आंसर। ठीक है, सैयद वंश का फाउंडर था ये। अगला है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो राइट होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसकी कैथल में 1240 में हत्या हुई थी। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका भी बनी थी, क्योंकि इसके जो पुत्र थे वो योग्य नहीं थे। ठीक है, इस कारण इसको बनाया गया था। तो सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा नाम पर जो नाम है सर्वप्रथम अंकित किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, समझ आ गया आपको? इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू थी? नहीं, उर्दू तो नहीं थी। तो अरबी थी, फारसी थी, हिंदी थी? तो राइट क्या होगा? फारसी थी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उसमें का क्या नाम था? तक्षशिला, बोध गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो आप सब जानते हैं जो वर्तमान पटना है, जो बिहार की राजधानी है, वो पाटलिपुत्र होता था और वही इसकी राजधानी होती थी। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए अगला है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक मतलब एक अलग देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? भाई हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहाँ स्पष्ट किया? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय जो भाषण में, ए राइट होगा इसमें। ज़्यादा मैं जो है ये आपके नहीं पढ़ रहा हूँ ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप बात करें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित है? ठीक है, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो 1999 से शुरू होकर लगभग ये इसका कार्य 2001 के अंतर्गत हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की मैं बात करूं
तो इसमें कौन सा, ये ऐसा ही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है। ये किस प्रकार से है, जैसे मैं छोटा सा आपको बना के दिखाऊं तो मान के देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, ये देख लीजिए ये भारत है। तो यहाँ आपकी ये दिल्ली है, दिल्ली से ये मुंबई तक है, मुंबई से ये चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, ऐसे है ये, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ये शुरुआत की मैं बात करूं तो ये दिल्ली से मुंबई, ये जो रास्ता है, ये जो NH-48 वाला, ये इसकी जो है 1419 किलोमीटर इसकी लंबाई है, डिस्टेंस है इसका। फिर ये वाला डिस्टेंस देख लीजिए आप, मुंबई से चेन्नई वाला, ये इसका 1290 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और फिर ये डिस्टेंस आप देखेंगे NH जो 16 वाला है, ये लगभग जो है 1684 किलोमीटर का है। और फिर कोलकाता से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1435 किलोमीटर का है, ठीक है, कोलकाता तो दिल्ली। तो ये इसमें चंडीगढ़ शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। ग्रेट निकोबार आप सब जानते हैं, ये अपना पश्चिम बंगाल के साइड में जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार की बात हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो 14। तो राइट होगा इसमें सुमात्रा, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, सुमात्रा इज़ द राइट आंसर, राइट। चलिए, समझ आ गया आपको यहाँ तक। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से टच करती है, बाउंड्री जो है बनाता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, या फिर मैं बात करूं मिजोरम या नागालैंड। तो राइट आंसर होगा आपका इसमें अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश, तो वो जो है अधिकतम सीमा बनाता है म्यांमार देश के साथ, ठीक है। बर्मा बोलते थे जैसे म्यांमार, अभी इसकी नैपितु कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? रेगूर मिट्टी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड। तो राइट होगा आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस पहले यहाँ CM होते थे, अभी उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है, उद्धव ठाकरे अभी चल रहा है, इस सरकार पे ग्रह चक्कर चल रहा है, देखते हैं क्या होगा इसका, ठीक है। मुंबई कैपिटल होगी महाराष्ट्र, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता, जो कैपेसिटी है इसकी, सबसे कम होती है जल को कंज्यूम करने की? बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या फिर दोमट। तो राइट होगा इसमें बलुई दोमट, ठीक है। चलिए, अगला है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, जो भूमि कटाव है, ठीक है, सघन वर्षा से, वनासन से, वनरोपण से, अतिचारण से। तो आप सब जानते हैं वनरोपण करके इसको रोका जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। जो आज के टाइम में हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि 1986 के 1986 में बताया था एक योजना के अंतर्गत कि यदि भारत 33% वन कर लेता है तो अपने इकोलॉजी सिस्टम को ये सुधार लेगा। फिलहाल 21% चल रहे हैं, तो इसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, अलग अलग सरकार अलग अलग योजनाएं लेके आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? गर्मियों में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो भारी वर्षा है वो होती है शीत ऋतु के अंदर, सर्दियों के मौसम में यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के अंतर्गत, दूर संचार प्रणाली के अंतर्गत प्रणाली के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल बोलते हैं, ताप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो राइट आंसर होगा आपका आयन मंडल, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, लाइक साथ साथ करते रहिए, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं, मतलब क्या रिएक्शन है, किस प्रकार से जो महासागर में ऊंची जल तरंगे होती हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। भूकंप से, ठीक है, रिएक्टर स्केल से नापते हैं ना भूकंप, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से, ठीक है। आप ज्योग्राफी को अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस कारण होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ये होती हैं चंद्रमा के कारण, ठीक है। किसके कारण होती हैं? चंद्रमा के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन खोपोली, पाइकारा, मेटूर या सिद्राबाग।
तो जो पहला सबसे पुराना जो 1896 में लगाया था दार्जिलिंग के अंदर, उसका नाम था सिद्रा बाग। ठीक है, ये यहाँ पर लगाया गया था दार्जिलिंग के अंदर, चाय का जो इलाका है यहाँ पे 1896 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा, देखिए हम बात करते हैं, राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, और यदि इसके साथ राष्ट्रपति को मिला दें तो ये पार्लियामेंट बन जाता है। अब राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, अभी वेंकैया नायडू जी हैं, तो वो सभापति हैं। लोकसभा के ओम बिरला हैं, जिसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो राजस्थान कोटा से हैं। प्रधानमंत्री आप सब जानते ही हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। आप सब जानते हैं कि स्पीकर से पहले जब सदस्यों को सदस्यता दिलानी हो, शपथ दिलानी हो, तो एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। तो जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ठीक बात है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, डी राइट होगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। 1947 में। नहीं, इस वर्ष तो नहीं हुआ था। तो कब हुआ था फिर, कब हुआ था भाई, तो कब हुआ था। 1956 में हुआ था ना, या 51 में, या 66 में। तो 66 में तो हरियाणा बना था, ये 56 में हुआ था। 56 में हरियाणा का इस लिस्ट में नंबर नहीं आया था। पंजाब में हरियाणा को कब मिलाया गया, आप सब जानते हो, तो 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद जो है इसमें मिलाया गया था। ठीक है, और ये 1 नवंबर 1966 तक हरियाणा पंजाब में रहा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है ट्यूसडे को बना था 17वें राज्य के रूप में। 18वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलें तो। चलिए आगे है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, कब, कितना। अधिकतम की बात हो रही है, मैक्सिमम बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम की बात करें तो ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आप सब जानते ही होंगे 352, 356 और 360। अभी तक हमारे वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रिवेंटिव जो डिटेंशन के तहत अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कितने टाइम तक, 1 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो 3 महीने तक, 3 महीने तक इसको जो है बंदी बना के रखा जा सकता है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला है, भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है। जन्म दर से, जनसंख्या से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय। अगला है, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है। ऊंची जन्म दर, विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो राइट होगा ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। इनका जो रेशियो है वो हाई जो रेशियो है उसके कारण। 1949 में भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न, भारत सरकार का जो है राष्ट्रीय आय का अध्यक्ष निम्न में से कौन था। CR राव था, PC महानलोविस था, VKRV राव था, या फिर एक और नाम आप देख लें, वो था KN राज। तो इसके अंदर जो है ये बात करूं मैं इसकी, PC महानलोविस ये था उस टाइम पे राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष। तो बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31 था ना ये। ठीक है, तो 32 की तरफ चलते हैं। 32 की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। तो ये आप सब जानते हैं जनता सरकार के द्वारा उस टाइम पे ये शुरू की गई थी। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होता है। तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ही जो है, ए ही राइट होगा इसमें। ठीक है, ये जमाखोरी, कालाबाजारी ये नहीं होंगे इसमें। व्यापारियों अधिक मूल्य जाना, उपरोक्त सभी नहीं। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूट वाला। मध्य
वह भोजन हेतु किससे के द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? राज्य सरकारों, खाद्य रसद विभाग, उपभोक्ता मामले कल्याण विभाग, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो HRD जो डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट जो शिक्षा मंत्री है, जैसे अभी रमेश पोखरियाल निशंक है, तो उनके अंतर्गत ये आता है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे वातावरण में 0.003% है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बढ़ रही है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे कम होते जा रहे हैं। हम जितने पेड़ लगाएंगे उतनी ये जो है, क्योंकि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो भोजन बनाते हैं ना, तो और ये ऑक्सीजन फिर छोड़ते हैं हमारे लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। संचाई बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तांबर, सीसा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो इसके अंदर मैं बात करूं 36 की बात करें तो इसमें लेड होगा, सीसा होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? तारतव, प्रबलता और ध्वनि गुणता, तारतव और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता या केवल प्रबलता। तो राइट इसका होगा केवल ध्वनि गुणता, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है उसकी, ठीक है, गुणता पे। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो इजी सा प्रश्न है, हेनरी बेकुरल। ठीक है, बेकुरल लिख रखा है इसमें, लेकिन हेनरी बेकुरल। मैडम क्यूरी भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें राइट होगा हेनरी बेकुरल। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो का आविष्कार तो मार्कोनी ने किया था। टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा। तो टरबाइन और डायनामो को जो होता है वो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है कन्वर्ट करने का ये एक तरीका है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हों समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधिता पर, समान विभव पर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, तो समान विभव पर राइट होगा। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है, शायद इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, आवर्ती में, तरंग दैर्ध्य में या फिर वेग में। तो उसके आयाम में जो है डिफरेंस आता है। समुंदर की सीपी जो आपने देखे होंगे, सीपी होती हैं सुनहरे कलर की, वो किस कारण दिखाई देती हैं सुनहरी? ये आपसे पूछा गया है। विवर्तन, प्रक्षेपण, ध्रुवण या फिर परावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 42 इज द राइट आंसर, ध्रुवण। आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होते हैं? सूर्य प्रकाश का विवर्तन, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, टोटली जो रिफ्लेक्शन होता है उसका आंतरिक, जो इंटरनल हम बोले तो राइट आंसर 43 की बात कर रहे हैं हम, और इसमें होगा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए। लार जो स्लाइवा होता है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च, प्रोटीन, रेसे या वसा। तो ये होता है स्टार्च। ठीक है, ए राइट होगा इसमें 44 का। स्टार्च हमें मक्का से ज़्यादा प्राप्त होता है, बहुत सारी चीज़ों में स्टार्च होता है, वैसे तो आलू में भी होता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 45 इसके अंदर उच्च संचालन शक्ति होगी। तो जो है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में किसका प्रयोग होता है? उच्च संचालन शक्ति का, ये इसकी विशेषता है। कौन सा मिश्र धातु है तांबे और किसकी? टीन की, एल्युमिनियम की, चांदी की, निकेल की। तो टीन की। कांसा किस मिश्र धातु? कांसा मिश्र धातु तांबे और टीन की है। ठीक है, उसको कांसा बोलते हैं जो तांबे और टीन से बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं 47 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? हिलरी क्लिंटन, रूडी गुलियानी, ठीक है, या फिर दो नाम और देख लेते हैं, बिल ब्रेटन या कोलिन पोवेल। ठीक है, तो ये जो बंदा था ये रूडी गुलियानी, ये था बी। ठीक है, चलिए
बस 2-4 क्वेश्चन और रहते हैं हमारे। झांसी की रानी किसकी रचना है? दिनकर की, निराला की, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त के। तो झांसी की रानी जिसने 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था, इनके जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के बाद जो है इसकी जो रियासत थी उनको छीनना चाहा और इन्होंने बड़े ही साहस के साथ मुकाबला करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। इनके पुत्र का नाम दामोदर था और इनका नाम मणिकर्णिका था, झांसी की रानी का। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनकी रचना की है, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। ठीक है, याद रखना, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये APJ अब्दुल कलाम, अमृता प्रीतम, अनिल पद्मनाभन, अनीता देसाई। तो जो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक है वो APJ अब्दुल कलाम की है। विंड्स ऑफ फायर भी इन्हीं की है, इंडिया 2020 भी इन्हीं की है, टर्निंग पॉइंट्स भी, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो इनकी बुक्स आप ज़रूर देख लेना। गांधी की बुक्स देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ज़रूर इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शिंटोइज्म धर्म। देखिए, शिंटोइज्म धर्म मुख्यतः किस देश के लोगों द्वारा माना जाता है? इंडोनेशिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। तो देखिए, शिंजोबे इस तरह के जो नाम हैं वो जापान के हैं जैसे। तो शिंटोइज्म धर्म है वो जापान के अंदर है। कहाँ पे है ये? जापान के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट सेट था ये। ऐसे ही मेरा जो टारगेट रहेगा, यदि आपका साथ रहा तो मैं 25 सेट ये जो है आपको करवा दूंगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके साथ साथ हरियाणा के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा 10 से 15 घंटे की, जिसमें 22 के 22 जिलों को कवर करवा दूंगा मैं, क्योंकि हरियाणा से 10-12 क्वेश्चन है वो HCS के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर 10 पूछे गए थे, उससे पहले जो हुआ था उसमें 7 पूछे गए थे, तो ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम इस पर कार्य करेंगे। तो आपको ये लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे जो हैं काफ़ी उत्सुक हैं इस चीज़ के लिए करने के लिए। तो मैं आपको फिर ये लगातार जो है एक सेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके दबा के इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल @गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो उस पर टारगेट विद गोस्वामी नाम से आप इसको से जुड़ जाएँ आप, वहाँ सारे PDF वहीं पे मिलते हैं। यह स्पेशल मैंने जो एक आपके HCS के लिए बनाया है, @HCS PDF 2021 विदाउट स्पेस सर्च करना, आपको मिल जाएगा और इससे जुड़ जाएं, और यहाँ भी बेहतरीन आपको कंटेंट मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मेरा कोई मोटिव नहीं है पैसे कमाने का, बस आपको जो है हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू।